स्वागत है इस डीप डाइव में। आज हम भारत के भविष्य पर खासतौर पर 2075 तक के सफर पर एक नज़र डाल रहे हैं। हमारे जो स्रोत हैं वो पारंपरिक सैन्य ताकत या तेल वगैरह से आगे बढ़कर शक्ति के कुछ नए पैमानों पर फोकस कर रहे हैं जी। जैसे टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल, ज़रूरी खनिज, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और हाँ, हमारे लोग और उनकी उम्र का गणित जी। तो अपना मिशन यह है कि इन 5 ज़रूरी हिस्सों से मतलब जो सबसे अहम बातें हैं उन्हें निकालें, समझें कि ये कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं और भारत की जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनके लिए इसका मतलब क्या है। जी। स्रोत ये दिखाते हैं कि स्पेस और डिजिटल एप्स में तो हमने अच्छा किया है, काफी अच्छा। हाँ, प्रगति तो हुई है, लेकिन वो जो जड़ है यानी कोर टेक्नोलॉजी और मिनरल्स की सप्लाई चेन, वहां थोड़ी दिक्कतें हैं। बिल्कुल कमजोरियां दिखती हैं। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। अंतरिक्ष से शुरू करते हैं। अब ये सिर्फ वैज्ञानिकों का मैदान नहीं रहा है ना। सही कहा, ये अब जियोपॉलिटिक्स का मतलब भू राजनीति का एक नया अखाड़ा बन गया है। और भारत यहाँ कम बजट में बड़े कमाल कर रहा है। हाँ, वो तो है। जैसे मंगलयान पहली ही कोशिश में मंगल तक और चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर, और ये सब अमेरिका के जीडीपी के 0.28% खर्च के मुकाबले हम अपने जीडीपी का सिर्फ 0.04% खर्च करके कर रहे हैं। जी, और ये सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धियां नहीं है, ये समझना जरूरी है, ये रणनीतिक संपत्ति है। आप नेविगेशन की बात करें, जैसे जी गगन है, हमारा अपना नेविक सिस्टम है, सेना के सुरक्षित संचार के लिए GSAT-7A, जासूसी के लिए RSAT सैटेलाइट्स और 2019 का वो ASAT परीक्षण, वो दिखाता है कि हम अंतरिक्ष में अपनी सुरक्षा के लिए भी तैयार हैं। ये सब हमारी डिजिटल आज़ादी से सीधे जुड़ा है। अपनी टेक्नोलॉजी होगी तो दूसरों पर निर्भरता कम होगी। लेकिन चुनौतियां भी होंगी फिर। बिल्कुल, बजट एक बड़ी चुनौती है, वो तो है ही, और हम अब भी कई अहम विदेशी पुर्जों पर निर्भर है। तो हल क्या है? हल के तौर पर प्राइवेट सेक्टर को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। 40 से ज्यादा स्टार्टअप्स इस फील्ड में आ चुके हैं और स्पीडएक्स जैसे प्रयोग भी हो रहे हैं, जो भविष्य में स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में एक कदम है। अच्छा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो आर्टेमिस अकॉर्ड्स जैसे समझौते हो रहे हैं। इससे अंतरिक्ष के संसाधनों पर होड़ बढ़ रही है। भारत यहाँ एक दिलचस्प स्थिति में है। अमेरिका चीन की खींचतान से अलग एक भरोसेमंद तीसरा ध्रुव बन सकता है। अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से अब थोड़ा जमीन पर आते हैं। भू अर्थशास्त्र का खेल। आजकल कहते हैं कि ताकत तेल की कुओं से नहीं बल्कि उन छोटी छोटी चिप्स से आती है। हाँ, चिप्स, लिथियम बैटरी और रेयर अर्थ मिनरल्स REEs, वो सारे खनिज जो हर हाईटेक चीज में लगते हैं, फोन से लेकर मिसाइल तक। और भारत के पास तो इनका भंडार है, सुना है? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा RE और 7वां सबसे बड़ा लिथियम भंडार। जी, भंडार तो है, लेकिन यहाँ एक अजीब सी बात है, एक विरोधाभास। क्या? भंडार होते हुए भी हम दुनिया का 1% से भी कम RE निकालते हैं, और चिप्स, RE, लिथियम, इन सब के लिए हम 90% से ज्यादा आयात पर निर्भर हैं, खासकर चीन जैसे देशों पर। 90%? ये आंकड़ा तो मतलब चौंकाने वाला है। बिल्कुल, ये विरोधाभास ही शायद सबसे दिलचस्प पहलू है इस पूरे मामले का। तो सरकार कुछ कर रही है इस बारे में? हाँ, सरकार हरकत में आई है। काफी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जैसे $10 अरब का इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है, जरूरी खनिजों के लिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन है, माइंस इन मिनरल्स एक्ट में भी बदलाव किए गए हैं। कुछ नतीजे दिख रहे हैं। हाँ, शुरुआती सफलताएं दिख रही हैं, जैसे टाटा की चिप फैक्ट्री की घोषणा, माइक्रॉन का निवेश, ये सब सकारात्मक संकेत हैं। लेकिन राह आसान नहीं होगी, है ना? बिल्कुल नहीं, चुनौतियां बड़ी हैं। हमारे जो अयस्क हैं उनमें धातु की मात्रा अक्सर कम होती है। बहुत एडवांस चिप बनाने वाले प्लांट, जिन्हें फैब कहते हैं, उन्हें लगाने का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हमारे पास उतना मजबूत नहीं है। और वो जो जम्मू कश्मीर में लिथियम मिला था, उसकी नीलामी भी कानूनी और राजनीतिक पचड़ों में फंसी हुई है। तो ये सब एक तरह से चीन के दबदबे के खिलाफ एक ग्लोबल ग्रेट गेम जैसा है, और भारत इसमें खुद को एक भरोसेमंद साथी के तौर पर पेश कर सकता है। अच्छा, ये तो हुई हार्डवेयर की बात, मतलब चिप्स और मिनरल्स की। लेकिन सॉफ्टवेयर का क्या? अगर हम मैप्स, सोशल मीडिया, यहाँ तक कि फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम OS के लिए भी दूसरों पर निर्भर हैं, तो क्या ये भी एक तरह का खतरा नहीं? स्रोत तो इसे एक बड़ी रणनीतिक भेद्यता मानते हैं। सोचिए, 50 करोड़ से ज्यादा फोन गूगल के एंड्रॉइड पर चलते हैं। जी, और एक थिंक टैंक है GTRI, उसने अनुमान लगाया है कि अगर कभी अमेरिका किसी वजह से डिजिटल सेवाओं पर रोक लगा दे तो क्या होगा? तो हमारे यहाँ पेमेंट से लेकर सरकारी काम तक
बहुत कुछ ठप पड़ सकता है। ये एक गंभीर स्थिति हो सकती है। तो इसका क्या जवाब है? आत्मनिर्भर भारत? हाँ, उसी दिशा में आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल स्वराज मिशन जैसे कदम उठाए गए हैं। लक्ष्य ये है कि 2030 तक हम ओएस, क्लाउड और एआई जैसी कोर टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बने। एप्लीकेशन लेवल पर तो हमने कमाल किया है, यूपीआई, ओएनडीसी। बिल्कुल, यूपीआई और ओएनडीसी जैसे प्लेटफॉर्म्स की चर्चा तो पूरी दुनिया में है। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन भी वो पीएलआई स्कीम के तहत 6 गुना बढ़ा है। मोबाइल फोन का आया तो लगभग खत्म ही हो गया है। लेकिन वो कोर टेक्नोलॉजी वाली बात? हाँ, वो अभी भी एक चुनौती है। ओएस का जो कोर हिस्सा है, जिसे कर्नल कहते हैं, या क्लाउड का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, वो अभी भी ज्यादातर विदेशी है। और दूसरी दिक्कत है? एक बड़ी दिक्कत है डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए पेशेंट कैपिटल की कमी। मतलब ऐसा निवेश जो लंबे समय तक बना रहे, तुरंत मुनाफे की उम्मीद ना करे। और डेटा सुरक्षा का मुद्दा भी है। नया डीपीडीपी एक्ट तो आ गया है, पर उसे सही ढंग से लागू करना एक बड़ी चुनौती होगी। सर्टेन जैसी एजेंसियां इस पर काम कर रही हैं। और इन सब टेक्नोलॉजी को चलाएगा कौन? यहाँ बात आती है हमारे लोगों की, हमारी मानव पूंजी की। हम सुनते हैं कि हर साल हजारों डॉक्टर, इंजीनियर देश छोड़ देते हैं। हाँ, ये आंकड़ा काफी चिंताजनक है। करीब 60 से 75 हजार हर साल बेहतर मौकों की तलाश में। वजह क्या है? मौके कम है यहाँ? मोटे तौर पर हाँ, उच्च शिक्षा और खासकर रिसर्च के मौके कम हैं। हम अपनी जीडीपी का सिर्फ 0.7% रिसर्च पर खर्च करते हैं। ये ब्रिक्स देशों में सबसे कम है। और इसका असर स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ता होगा? बिल्कुल। WHO के जो मानक हैं, उनसे भी कम डॉक्टर और नर्स हैं हमारे पास प्रति व्यक्ति। ये एक गंभीर समस्या है। लेकिन क्या कुछ लोग वापस भी आ रहे हैं? वो रिवर्स ब्रेन ड्रेन वाली बात? हाँ, अब एक ऐसी लहर भी दिख रही है। कुछ लोग वापस आ रहे हैं। इसके कई कारण हैं। रिमोट वर्क का चलन बढ़ा है, भारत का अपना स्टार्टअप इकोसिस्टम अब काफी वाइब्रेंट हो गया है, और विदेशों में रहने का खर्च भी बढ़ रहा है। सरकारें भी कुछ कर रही हैं इसे बढ़ावा देने के लिए? जी, कोशिशें हो रही हैं। जैसे तमिलनाडु ने एक खास योजना बनाई है। राष्ट्रीय डायस्पोरा नीति भी है। एआई जैसी नई टेक्नोलॉजी इसमें एक बड़ा अवसर हो सकता है। और ये मुद्दा बाकी सबसे जुड़ा हुआ है ना? बिल्कुल। आप सोचिए, वो चिप बनाने का मिशन हो या डिजिटल आजादी का सपना, बिना कुशल यहीं के लोगों के कैसे पूरा होगा? जैसा स्रोत कहते हैं, जो लोग लौट रहे हैं या लौटने की सोच रहे हैं, उन्हें सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, उन्हें काम करने का बड़ा कैनवस चाहिए, जिसे स्केल कहते हैं। मदद चाहिए, समर्थन और इज्जत, आत्मसम्मान, ये माहौल देना होगा। इन सब बातों को जोड़ता हुआ एक आखिरी पर शायद सबसे अहम मुद्दा, हमारी आबादी, डेमोग्राफिक्स। भारत का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मतलब युवा आबादी से मिलने वाला फायदा, वो हमेशा नहीं रहेगा, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अनुमान है कि ये 2040 के आसपास खत्म होने लगेगा और 2050 तक हमारी 20% से ज्यादा आबादी बुजुर्ग होगी, आज से लगभग दुगनी। ये तो बड़ी चुनौती होगी। हाँ, और चिंता की बात यह है कि हमने इस युवा आबादी वाले सुनहरे मौके का शायद पूरा फायदा उठाया ही नहीं। मतलब? स्रोत बताते हैं कि 2015 से 2022 के बीच हमारी जीडीपी ग्रोथ थोड़ी धीमी रही, करीब 5.7%, और खेती के बाहर जो नौकरियां पैदा हुईं वो भी कम हुईं। सालाना 75 लाख के लक्ष्य से गिरकर करीब 29 लाख रह गईं। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब ये है कि आज का युवा, जिसे शायद अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है, वो कल का वो बुजुर्ग बनेगा जिसके पास आर्थिक सुरक्षा कम होगी। और स्वास्थ्य सेवाओं पर बोझ? वो तो बढ़ेगा ही, जिसे बीमारी का दोहरा बोझ कहते हैं, संक्रामक और गैर संक्रामक दोनों तरह की बीमारियां। और डॉक्टर नर्स तो पहले ही कम है या बाहर जा रहे हैं। ऊपर से एक और आंकड़ा चिंताजनक है, 11% से भी कम बुजुर्गों के पास किसी न किसी तरह की पेंशन कवरेज है। तो कुल मिलाकर क्या समझे, ये पांचों चीजें, अंतरिक्ष, खनिज चिप्स, डिजिटल दुनिया, हमारे लोग और उनकी उम्र का गणित, ये सब एक दूसरे में बुरी तरह उलझे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल इंटरलिंक्ड है। एक जगह अगर हम चूकते हैं तो उसका असर बाकी सब पर पड़ता है। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता एक अकेली नीति में नहीं, बल्कि एक जुड़ी हुई समग्र रणनीति में है। सोचिए, अंतरिक्ष की दौड़ चिप्स पर निर्भर है। चिप्स बनाने के लिए टैलेंट चाहिए, डिजिटल आजादी के लिए टैलेंट और चिप्स दोनों चाहिए, और कल के बुजुर्गों का बोझ कम करने के लिए आज अच्छी नौकरियां पैदा करनी होंगी। स्रोत यही सलाह देते हैं, नीतियों को जोड़कर देखिए, इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाइए, सरकार और प्राइवेट कंपनियां मिलकर काम करें,
योजनाओं को सिर्फ कागज पर नहीं, जमीन पर उतारने पर ज्यादा जोर हो। लोगों की स्किल बढ़ाने में निवेश करें और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना ही होगा। तो जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इन सारी जुड़ी हुई चुनौतियों और ये जो डेमोग्राफिक मौका धीरे धीरे हाथ से निकल रहा है, इसे देखते हुए अगले दशक में वो कौन सा एक नीतिगत बदलाव या शायद सामाजिक कदम हो सकता है जिसका असर इन पांचों मोर्चों पर सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा पड़े? सोचने वाली बात है।